हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं अगेन एमसीक्यूज के ऊपर, ठीक है। और एमसीक्यू हमारे रहेंगे आज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। इन दोनों के मिक्स एमसीक्यूज में इसलिए लेकर आया हूं बच्चों क्योंकि हमने डिस्कस किया था और वी नो वेरी वेल कि रिटायरमेंट और डेथ इन दोनों में बहुत खासा फर्क नहीं है, बहुत खतरनाक फर्क नहीं है। क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब हुआ एक बंदा एक कंपनी से आउट हो जाता है और डेथ का मतलब भी सेम रहता है कि जिस बंदे की डेथ होगी वो कंपनी से आउट हो जाएगा। तो लगभग केसेस सेम है दोनों चैप्टर्स में। थोड़ा बहुत अलग अलग स्लाइड बिट चेंजेस हैं, है ना। स्लाइड बिट हल्की फुल्की बातें अलग हैं, वही बहुत मुश्किल से बहुत बारीक बातें हैं जो थोड़ा बहुत अलग हैं। तो उनको भी एमसीक्यूज के जरिए हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, यही पैटर्न रहेगा। आपको इसी तरह के क्वेश्चन तैयार करने, पहले तो इतने से हो जाएगा, ठीक है। बट आप लोग क्या करिएगा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको फिर से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इन्हीं के आधार पर रहेंगे। तो इस टाइप के और क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव आपके लिए होगा। तो चलिए आप आज का पहला क्वेश्चन देखें, हम वीडियो की शुरुआत करें। स्क्रीन पर क्वेश्चन हमारे अवेलेबल है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म with profit sharing ratio that is 3 to 1 respectively. The extract of their balance sheet is as follows. Liability side आपको workman compensation reserve दिया हुआ है, that is 48,000 at the time of retirement of C। यहाँ पर C retirement ले रहा है। If liability for workman compensation to the extent of rupees 24,000 is to be created, then at what amount will workman compensation reserve be shown in the new balance sheet। ये हमसे क्वेश्चन है, पूछा है बच्चे, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन कहता है बच्चे, मोटी मोटी बात अगर हम क्वेश्चन के देखें ना, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया हमारे पास WCR के फॉर्म में 48,000 पड़ा हुआ है। WCR समझते हो ना, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। तो WCR हमारे पास 48 पड़ा हुआ है, इसके अगेंस्ट 24,000 का क्लेम उठता है, ठीक है। और यहाँ पर जो पार्टनर्स है दैट इज ABC 3 to 1 इनका रेशियो है, और C रिटायरमेंट ले रहा है। C रिटायरमेंट ले रहा है का मतलब वो हमारा PSR चेंज हो रहा है, ठीक है। चेंज इन PSR वाला चैप्टर, एडमिशन चैप्टर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये सारे चार चैप्टर ना बच्चे, इन चारों चैप्टर का एक ही मीनिंग है अल्टीमेटली, दैट इज चेंज इन PSR। कहीं ना कहीं PSR चेंज होता है। तो PSR जैसे ही जब आपका आपका चेंज होना बच्चे, तो जितने भी रिजर्व आपकी बैलेंस शीट में है उनका ट्रीटमेंट रखा गया, उनका ट्रीटमेंट है, स्पेशल ट्रीटमेंट रहते हैं उनके। एक्यूमुलेट प्रॉफिट के ट्रीटमेंट है, एक्यूमुलेट लॉसेस के ट्रीटमेंट है, गुडविल के ट्रीटमेंट है ना। तो उनमें से ही एक रिजर्व है WCR। ये हमारे पास 48,000 पड़ा हुआ था, इसके अगेंस्ट 24,000 का क्लेम आया। WCR क्या होता है? ये एक ऐसा रिजर्व है जो हम अपनी कंपनी में क्रिएट करते हैं अपने वर्कर्स के लिए, कि जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं हमारी कंपनी के अंदर, अगर उनको चोट आ गई या उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो लोग क्लेम अगर कंपनी के ऊपर करेंगे तो कंपनी को वो क्लेम भरना पड़ेगा, उनका इलाज करवाना पड़ेगा। अगर किसी की एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है तो वो उसकी जो फैमिली है उसको कहीं ना कुछ मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है, पैसा देना पड़ेगा। तो कंपनी के ऊपर वो अचानक से बर्डन ना आए, तो कंपनी एक सेविंग करती है विद द नेम ऑफ WCR। क्लियर हुआ ये बात? तो अब इसके अगेंस्ट क्लेम उठाया 24,000 रुपये का। तो आप क्या करते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, किसी भी चैप्टर के अंदर बताऊं मैं आपको, चेंज इन PSR, डेथ, रिटायरमेंट, एडमिशन, किसी भी चैप्टर को पकड़ लीजिए, ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपका क्लेम आ गया 24,000 तो आप क्या करेंगे, ये जो 24,000 का क्लेम आया ऑन द स्पॉट तो पे नहीं होता, ये पे होता है ना, बाद में पे होता है, ऑन द स्पॉट नहीं होता। तो क्या करेंगे आप, इस 24,000 को अपनी बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे विद 24,000। जो नई बैलेंस शीट बनेगी ना उसमें आप इसको दिखाएंगे 24,000। बाकी जो बचा हुआ फंड रहेगा, यदि 48,000 आपके पास था, 24 का क्लेम उठा, 24 बचा आपके पास, तो 24 का जो फंड आपके पास बच गया उसको अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो आप बांट देंगे, यानी तीनों को बांट देंगे। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तीनों में ये 24,000 जो रिमेनिंग फंड है वो बढ़ जाएगा, बट जो 24,000 रुपये है वो आपकी नई बैलेंस शीट में दिखेगा। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप इस WCR को अपनी नई बैलेंस शीट में कितने रुपए से दिखाएंगे। तो जो 24 वाला ऑप्शन है बच्चे, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बात? चलिए, होप सो मामला क्लियर हुआ होगा। तो यहां पर हम बात करें, C1 ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है कि A, B and C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4/10, 4/10 and 1/5. B retired from the firm A and C decided to share future profit and losses in the ratio 3:2. कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, ठीक है। आपको तीन पार्टनर्स दिए जिनका रेशियो 4/10, 4/10, 1/5 है, और फिर उनका नया शेयर भी दे दिया आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ बी। तो हमें बच्चे गेनिंग रेशियो निकालना है।
ठीक है बात, चलिए करते हैं बात इसके ऊपर। तो बच्चे कहानी है, ए का जो ओल्ड शेयर है 4/10 है, बी का 4/10 है, सी का 1/5 है, और जो बी है वो रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से। और बात करें जो रिमेनिंग है ए और सी आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ बी, वो डिसाइड कर रहे हैं कि हम जो फ्यूचर में रेशियो हमारा रहेगा या हम जो प्रॉफिट बांटेंगे वो बांटेंगे 3:2 में। ठीक है बात। तो अब हमको बताया बच्चे, देखो ये 4/10 4/10 1/10, पहले तो ये सही कर 1/5 सॉरी, ये सही करना पड़ेगा ना, सबके नीचे 10 है इसके नीचे 5 थोड़ी हो जाएगा। अगर हम सही करें तो ये होगा बच्चे, सबके एलसीएम अगर निकालें 10 10 5 के तो 10 आएंगे, और 10 1 10 तो 4 1 4 4 एज इट इज रहेगा, 10 1 10 तो 4 भी एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर बात करें 5 2 10 तो ये 1 2 बन जाएगा, यानी सी का जो है ना वो सी का शेयर है 2/10। क्लियर है, 4/10 4/10 2/10 पता होना चाहिए हम लोग को, हालांकि कोई रिलेवेंट बात नहीं थी बट जरूरी है आपको बताना। चलिए देखिए, अब हम बात करें तो जो गेन की अगर हम बात करें, हमें गेन रेशियो निकालने को बोल रहा ना क्वेश्चन, तो गेन का मतलब हुआ आपको न्यू माइनस ओल्ड करना पड़ता है, यानी नए शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस करके ही आप गेन निकाल सकते हो। तो अगर बात करें ए की, तो ए का जो नया है दैट इज 3/5 है, 3/5 नया। ऐसे सी की बात करें तो उसका 2/5 नया है। और ओल्ड देखें इनका, ओल्ड क्या है ए का, दैट इज 4/10 है ना, और सी का बच्चे 2/10। ठीक है बात समझ में आ गई। अब देखें 5 और 10 का एलसीएम 10 आता है बच्चे, आता है, तो 5 2s are 10 3 2s are 6। नाउ 10 1s are 10 4 1s are 4, तो अल्टीमेटली इट विल बिकम 2/10। बात करें 5 और 10 का एलसीएम, अगेन 10 आता है बच्चे। नाउ 5 2s are 10 2 2s are 4, क्लियर। नाउ 10 1s are 10 2 1s are 2, तो अगेन 2/10। तो अल्टीमेटली जो रेशियो आए वो 2:2 आए। तो 2:2 का मतलब क्या हुआ, अल्टीमेट कट कर दोगे तो 1:1 भी हो जाता है ना। तो यानी इक्वली, या इन्होंने इक्वल गेन किया हुआ, दैट इज 1:1। तो ऑप्शन देखें आप, अगर कोई ऑप्शन 1:1 है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बात। तो यहाँ पर हम देखें बी वाला ऑप्शन 1:1 के साथ है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चे। नाउ बात करें अगेन, हम क्वेश्चन की बात करें, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है दैट इज ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹1 lakh and 75,000 50,000 respectively. On C's retirement, his share is acquired by A and B in the ratio of 5:3. Gaining ratio will be, ठीक है, गेनिंग रेशियो क्या होंगे, हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है बच्चे। तो देखो बच्चे, कहानी क्या है, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, और अगर किसी का रेशियो नहीं गिवन होता तो हमने पढ़ रखा है कि जब पार्टनर्स का रेशियोज हमको गिवन ना हो तो हम उसको इक्वल मानकर चलते हैं, तो पार्टनर्स इक्वल पार्टनर रहे होंगे, तो यहाँ पे मैंने 1:1 इसलिए लिख दिया। ठीक है, सी यहाँ से रिटायरमेंट ले रहा है, और क्वेश्चन कहता है कि आफ्टर द सीज रिटायरमेंट जो सी का शेयर है वो एक्वायर किया गया ए और बी के द्वारा, है ना, वो एक्वायर किया ए और बी ने इन द रेशियो ऑफ 5:3। अब बताओ कि ए और सी का गेन क्या है। तो अगर हम ए और सी का गेन देखें ना बच्चे, यही गेन है, यह है तो गेन दे तो रखा है 5:3, ये गेन है बच्चे। ठीक है, अब अल्टीमेटली हम गेन निकालते हैं, मैं आपको बता देता हूं ए का गेन कैसे निकलेगा। सी का शेयर था 1/3, और ठीक है, और लाइकवाइज जो बी है उसके लिए देखो क्या था, कहानी देखो क्या थी, ए ने कितना गेन किया, सी के शेयर का 5/8, है ना, वही कह रहा है 5/8, और बी ने कितना गेन किया, सी के शेयर का यानी 1/3 का 3/8। तो अल्टीमेट आप देखिएगा वही आएगा, 5 1 5 8 3 24, क्लियर है, 3 1 3 और 8 3 24। तो अल्टीमेट देखो अब क्या आया आपका 5:3 आया कि नहीं आया, है ना, वही अब बात आ गई ना, जितना वो एक्वायर करने की कंडीशन में दिया था कि भैया 5:3 में इन्होंने एक्वायर किया, वही हमारा अल्टीमेट आंसर आ गया मल्टीप्लाई करके भी। तो मल्टीप्लाई करके भी वही आंसर आएगा अल्टीमेटली। इसका ये मतलब है कि ए और बी ने सी का जो शेयर है वो 5:3 में एक्वायर किया, तो यही इनका गेन हुआ, फाइनल गेन हुआ। ये आपको मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। ये 5:3 जो दिया है दिस इज द गेन, ये फाइनल गेन है आपका। हालांकि निकालते इस तरीके से हम लोग कि ए ने इतना गेन किया, बी ने इतना गेन किया, ठीक है, लेकिन अगर हम देखें शॉर्टकट तो भाई उतना ही आता है जितना कि दिया होता है क्वेश्चन में। ठीक है बात, तो इसलिए जो अगर 5:3 ऑप्शन है कोई, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम जाएं तो C1 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चे। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1. Z retire on the 31st December 2022. Extract of the balance sheet of the firm as at 31st December 2022 is as follows. एसेट साइड आपको लैंड एंड बिल्डिंग दी है 40 लाख रुपए की। ठीक है, फिर कहता है कि इफ द लैंड एंड बिल्डिंग is revalued at rupees 48 lakh,
हाउ विल यू शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चे, देखो बात क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आप देखो सुनो मेरी बात। क्वेश्चन कहता है कि भाई आपके बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 40 लाख रुपए है बैलेंस शीट में, करेक्ट। तो जब दोबारा रीचेक हुई है वैल्यू, है ना, क्योंकि जब भी पीएसआर चेंज होता है, मतलब चेंज इन पीएसआर वाला चैप्टर हो, एडमिशन वाला चैप्टर हो, रिटायरमेंट वाला चैप्टर हो, डेथ वाला चैप्टर हो, हमारा पीएसआर चेंज होता है। जब भी हमारा पीएसआर चेंज होता है तो जितनी भी एसेट्स हमारे पास होती हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हमारे पास होती हैं, हम उनको रिवैल्यू करते हैं। जब रिवैल्यू करके देखा गया तो इसी लैंड और एसेट्स की वैल्यू 48 निकल कर आई। ठीक है, तो मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 8 लाख रुपए से इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज। अब बात करें इस इंक्रीमेंट को, या फिर हम जो डिक्रीजमेंट एसेट्स लाइबिलिटी के अंदर होता है, इसको हम शो करते हैं इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, तो भाई इसको हम रिकॉर्ड करेंगे बाई साइड। हम लिखेंगे बाई साइड 8 लाख रुपए विद द नेम ऑफ बाई लैंड एंड बिल्डिंग, लिखेंगे हम इसको, लिखेंगे बाई साइड, क्योंकि फायदा अगर हो तो रिवैल्यूएशन में सारी की सारी बातें बाई साइड लिखी जाती हैं अगर फायदा हो रहा है, और अगर नुकसान हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में उनको हम रिकॉर्ड करते हैं टू साइड। क्लियर है बात। तो यहां पर रिकॉर्ड करेंगे विद द नेम ऑफ बाई लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड, करेक्ट। तो बेनिफिट्स को हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो ये अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप लैंड एंड बिल्डिंग को कहां रिकॉर्ड करेंगे, तो भाई यहां रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे, तो भाई क्रेडिट करेंगे। हम लैंड एंड बिल्डिंग को 8 लाख रुपए से क्रेडिट करने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए आप कौन सा ऑप्शन है ऐसा। तो ऑप्शन अगर आप देखते हैं बच्चे, तो दैट इज दी A1 ऑप्शन, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ₹8 लाख से क्रेडिट जाएगा। क्लियर है बात, होप सो मामला समझ में आया होगा। फिफ्थ अगर हम बात करें तो कहता है कि X, Y and Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3 Y रिटायर एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹18,000 Y शेयर ऑफ गुडविल विल बी। ठीक है, तो जो XYZ है, ठीक है, XYZ तीन पार्टनर है, 4:3:2 ये इनका रेशियो बच्चे। ठीक है, 4:3:2 इनका रेशियो है, और Y रिटायरमेंट ले रहा है, Y ले रहा है रिटायरमेंट, और जो गुडविल है फर्म की वो है आपकी 30,000 रुपए। ठीक है, फर्म की गुडविल कितनी है बच्चे, वो आपकी है, तो ये 18,000 रुपए, नॉट 30, ये आपकी है 18,000 रुपए। फर्म की गुडविल बच्चे 18,000 रुपए। ठीक है, क्या है, XYZ तीन पार्टनर्स हैं, वाई रिटायरमेंट ले रहा है, और जो फर्म की गुडविल है वो 18,000 रुपए है। अब हमको ये बताना है कि भैया ये बताओ जो वाई है उसका कितना शेयर होगा इस गुडविल में। तो भाई कितना शेयर होगा, 18,000 की गुडविल, और जो जाने वाला बंदा होता है ना बच्चे, वो अपना पूरा का पूरा शेयर सेक्रीफाइस करता है ना, अपना शेयर साथ थोड़ी लेके जाता है। तो हमने सीखा है कि गुडविल का ट्रीटमेंट ये है, जितनी भी फर्म की गुडविल होती है वो गुडविल उस बंदे को मिलती है जो बंदा सेक्रीफाइस करता है। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, वाई, क्योंकि भाई वाई रिटायरमेंट ले रहा है या वाई की डेथ हो रही है तो अपना शेयर छोड़ के जाएगा ना, उसका शेयर है आपका 3 अपॉन 4,3,7,2,9। ठीक है, तो 9×2 = 18, तो 2×3 = 6, तो इस बंदे को 6,000 रुपए गुडविल मिलेगी। हमने ये पढ़ा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में कि जिस बंदे का सेक्रीफाइस होता है वो उस बंदे को गुडविल मिलती है, और जो लोग गेन करते हैं वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उस गुडविल में। ठीक है, तो इस बंदे को 6,000 रुपए मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर आप देखें 6,000 वाला करेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चे। बात करें हम सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की, द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज ₹1 लाख एंड ही इज पेड ₹1,25,000, हिज शेयर ऑफ गुडविल इज। ठीक है, देखो क्या होता है, एक बंदा रिटायरमेंट लेता है, एक बंदा फर्म से रिटायरमेंट लेता है, और उसकी जो कैपिटल है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट वो 1 लाख रुपए आ रही होती है। आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, जो उसकी ओपनिंग कैपिटल थी, जिसको हम बाई साइड लिखते हैं बाई बैलेंस BD, कनेक्ट कर पा रहे होगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूं, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं ना भाई, बाई बैलेंस BD हमने लिखा सबसे पहले। फिर जितने भी बेनिफिट्स पार्टनर्स को होते हैं सब हम बाई साइड रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं, और जितने भी नुकसान पार्टनर्स के रिगार्डिंग होते हैं उनको टू साइड रिकॉर्ड करते हैं, और फिर हम निकालते हैं बैलेंस CD निकालते हैं। वो बैलेंस CD ही कहलाती है कैपिटल आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट। तो जो बंदा रिटायरमेंट ले रहा है, सारा कुछ रिटायरमेंट के टाइम पर करा होगा ना, उसकी भाई कितनी इनकम हो रही है, कितनी उसकी ओपनिंग कैपिटल थी, कितने उसके खर्चे हैं, ये सारा तामझाम करने के बाद उसकी कैपिटल का बैलेंस दिखा रहा है 1 लाख रुपए, लेकिन उसको पे कितना किया फाइनली, उसको 1,25,000 रुपए पे किया हम लोगों ने, हमने उसको पे किया 1,25,000 रुपए। ठीक है, तो भाई जब उसका 1 लाख रुपए ही सारा का सारा बैलेंस था, तो आपने 1,25,000 क्यों पे कर दिया, तो इसका ये मतलब हुआ जो आपने 25,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रखा है वो उस बंदे की गुडविल रही होगी।
ठीक है, ये रिटायरमेंट वाले चैप्टर में हिडन गुडविल वाला टॉपिक है। आपको बैलेंस दिया रहेगा कि उसकी कैपिटल का बैलेंस इतना शो कर रहा है, लेकिन पेड अमाउंट आपको ज्यादा दिएगा। तो जब ज्यादा दिया जाएगा ना पेड वाला अमाउंट, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, दैट अमाउंट विल बी द गुडविल ऑफ दैट पर्सन। ठीक है बात, तो यहाँ पे 25,000 रुपए उस बंदे की गुडविल रही होगी। तो ये ऑप्शन 25,000 वाला देखेगा कोई ऑप्शन है, दैट इज द बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चे। तो देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, 7th वाला कहता है कि ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1, बी रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाय सी ओनली, मतलब उसका जो शेयर है वो सी ने ही लिया सिर्फ। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। देखिए बच्चे कहानी में क्या है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, क्लियर है बात, जिनका रेशियो 2:1 है, और जो बी बंदा है वो रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से, और जो बी का अल्टीमेट शेयर अगर देखें ना तो इसका शेयर बच्चे 2/5 है कि नहीं है। 2:1 है ना, तो 2 तो ये हो गया और तीनों को जोड़कर 5 आता है, तो 2/5 इसका शेयर है। अच्छा हो क्या रहा है, इसका जो शेयर है 2/5 वो पूरा का पूरा सी ने ले लिया, पूरा का पूरा सी ने एक्वायर किया, ई ने कुछ एक्वायर नहीं किया, तो पूरा का पूरा वो सी ने ले लिया। तो अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो ए और सी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका नया शेयर क्या होगा ये बताओ। तो देखते हैं, ए है ना, ए का जो ओल्ड शेयर है वो 2/5 था, इसने कुछ गेन किया क्या, नहीं, क्योंकि उस जो जो बंदा रिटायरमेंट ले रहा है उसका शेयर पूरा का पूरा किसने एक्वायर किया, सी ने एक्वायर किया, तो ए ने तो कुछ एक्वायर किया ही नहीं, तो जो ए का है वो तो 2/5 एज इट इज रहेगा। बात करें सी की, तो सी का पहले 1/5 था उसके पास, था पुराना, उसके बाद 1/5 है कि नहीं है, और इस बंदे ने 2/5 यानी जो बी है उसका पूरा का पूरा शेयर ले लिया, तो 2/5 ये भी लिखो, तो कितना हो गया 2 + 1 3, और 5 तो नीचे कॉमन है, तो ये आ गया 3/5। तो इस बंदे का हो गया 3/5 और इसका हो गया 2/5, तो अल्टीमेट क्या निकला 2:3। तो दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी, दैट इज 2:3। आई बात समझ में। तो ऑप्शन देखें आप, 2:3 वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, लिखता है कि ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, ये लोग इक्वली अपना प्रॉफिट बांटते हैं। बी रिटायर्स आफ्टर एडजस्टमेंट his capital account showed a credit balance of rupees 1,20,000 as on 1st April 2022. The balance due to B is to be paid in 3 equal annual installment together with interest at the rate 5% per annum. Amount to be paid to B on 30th March 2023 will be 60,000, 40,000, 46,000 and 54,000। ये आपके ऑप्शंस हैं। उससे पहले क्वेश्चन समझिए आप, क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं बच्चे, ठीक है, और ये जो बी है वो रिटायरमेंट ले रहा है फॉर्म से, और ये लोग इक्वल पार्टनर्स है, मतलब 1/3 1/3 1/3, क्लियर। आगे क्वेश्चन कहता है कि जो बी है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट कैपिटल का क्या मतलब होता है, वो है 1,20,000 रुपए, और है कब 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है। चलिए आगे क्या कहता है, विल बी पेड, ये कैसे पे होगा, इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ये 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा जाएगा या 3 टुकड़ों में हम इसको पे करने वाले हैं, टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम के साथ, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया 31 मार्च 2023 को आप कितना अमाउंट इसको पे करने वाले हो, अल्टीमेट ये बताओ। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब आप तो देखें पहले 1,20,000 रुपए उस बंदे को हमने पे करने हैं जिसकी डेथ हो रही है या जो रिटायरमेंट ले रहा है, दोनों में कॉन्सेप्ट लगता है ये वाला। और ये पे कैसे करना है, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ये 1/20 के 3 टुकड़े होने हैं, तो करिए 3 से डिवाइड, तो आता है 40,000 रुपए, तो 40,000 रुपए तो ये पे होंगे, 40,000 रुपए ये तो आपको कंफर्म पे करने ही करने हैं। पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 40,000 की, अगले फिर 40, अगले फिर 40, यानी 3 बार में आपको ये पेमेंट चुकानी है इसकी, ठीक है। 40,000 तो ये देना है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट की बात भी तो कही गई है कि आपको 5% इंटरेस्ट भी चुकाना है ना। और हमसे कब पूछ रहा है, 31 मार्च को। यहाँ कहानी कब है, ये जो 1/20 है कब है, 1 अप्रैल 2022 को। पे कैसे करना है, हर साल में एक बार, तो अब कब पे करोगे, 1 अप्रैल। अब पे करने की बारी कब आएगी, जब 1 साल पूरा हो जाएगा, तो 1 साल पूरा कब होगा, अगले वाले 31 मार्च को। 31 मार्च को क्या क्या लग चुका होगा, 2023 लग चुका होगा, तो वही की हमसे बात पूछ रहा है। तो 40,000 की तो बच्चे किस्त जाएगी, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट। भैया आपको 1,20,000 रुपए देना था उस बंदे को, तो इस 1/20 पर पूरा का पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 5/100, ठीक है। तो 12×5 = 60, तो ये हो गया आपका 6,000 रुपए, तो 6,000 रुपए आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। आई बात में कंफ्यूज मत होइएगा, शुरुआत का साल पूछ रहा है, पहला साल, तो पहले साल पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1/20 पर लगेगा। जब आप पहले साल किस्त दे चुके होंगे 40,000 की, फिर 80 पे लगेगा, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर दे चुके होंगे तो फिर
फिर वो लगेगा इस तरीके से हाँ 1/20 जैसे 40,000 दें तो 80 बचेगा, है ना। फिर अगले वाले पे फिर 40 पे लगेगा, इस तरीके से इंटरेस्ट लगता है, आपको अच्छे से पता होगा, है ना। तो पहले साल वो 1/20 पे लगेगा, तो 1/20 इंटू 5/100 किया तो 6,000 रुपए आया, तो 6,000 रुपए आपको ये पे करने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर आप उस बंदे को 46,000 रुपये पे करने वाले हैं पहले साल। आई बात समझ में। अगले साल की कहानी फिर वही होगी, 40,000 एक किस्त रहेगी और 80 पे इंटरेस्ट रहेगा पूरे साल का, ठीक है। तो इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ की अगर हम बात करें तो 46,000 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जहां पर ये 46,000 लिखा है बच्चे, तो C1 ऑप्शन पर आपका लिखा है 46,000, तो वो सही ऑप्शन है। 9th वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इज डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन दी, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो, इसका तो बहुत सिंपल सा आंसर है गेनिंग रेशियो। आपको अच्छे से पता है जो बंदा रिटायरमेंट ले रहा होता है वो सेक्रीफाइस करता है, या जिस बंदे की डेथ हो रही होती है वो सेक्रीफाइस करता है। अब अगर वो सेक्रीफाइस करता है तो उस बंदे को गुडविल मिलती है ना। और गुडविल कंट्रीब्यूट कौन करता है? जो गेन करता है, जो गेन करता है। तो रिमेनिंग पार्टनर्स ऑब्वियसली बात है गेन करते हैं, तो गेनिंग रेशियो में वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हुआ। हम बात करें 10th वाले क्वेश्चन की, कह रहा है कि चूज द ऑड वन। आपको ऑड वन चूज करना है। पहला है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये पहली बात तो कही रिवैल्यूएशन अकाउंट के रिगार्डिंग। फिर कह रहा है कि रियलाइजेशन अकाउंट, फिर कह रहा है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, फिर कह रहा है गेनिंग रेशियो। तो ये 4 बातें आपको दी हैं या 4 नाम आपको दिए हैं, इनमें से ऑड आपको आउट करना है। मतलब ऑड कौन है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गेनिंग रेशियो, ये तीनों कनेक्टेड हैं चेंज इन पीएसआर से, ठीक है। चेंज इन पीएसआर जब जब होता है तो इन तीनों की हम बात करते हैं, हम रिवैल्यूएशन की बात करते हैं, हम एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की बात करते हैं, हम गेनिंग रेशियो की बात करते हैं। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट की हम बात तब करते हैं जब फर्म डिसॉल्व होती है। तो एक ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है बिल्कुल ऑड बात है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि तीनों बातें एक ही चीज से संबंधित हैं। लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है रियलाइजेशन अकाउंट वो कनेक्टेड नहीं है, वो तो डिसॉल्व कर रहा है फर्म को, तो वो तब काम आता है। तो इसलिए यही इसमें ऑड वन हुआ। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट वाला हम क्वेश्चन देखें, 11th वाला। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, कहता है कि पवन, करमन एंड हरमन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। पवन डाइड ऑन 31 जुलाई 2020। जनरल एंट्री पास फॉर पवन शेयर ऑफ लॉस फॉर द इंटरविंग विल बी। फर्स्ट ऑप्शन है पवन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बी ऑप्शन है पवन्स कैपिटल अकाउंट टू करमन्स कैपिटल अकाउंट। सी है पवन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डी ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू पवन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलें समझे क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन की कहानी का सीन क्या है? कहता है कि पवन, करमन और हरमन 3 पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं ये लोग। और जो पवन है वो 31 जुलाई 2020 को मरता है। अब एक बात हमको पता होनी चाहिए बच्चे, वो ये है दैट कि हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड चलता है वो चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। एग्री विद दिस? तो इसके बीच में अगर किसी की डेथ होती है ना, या कोई जाता है या किसी की डेथ होती है, कोई रिटायरमेंट ले ले या किसी की डेथ हो जाए, कब? अप्रैल और 31 मार्च के बीच में, मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके बीच में, ठीक है। तो उस बंदे को प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा दिया जाता है। कौन से प्रॉफिट कौन से लॉस में? भाई जो आने वाला प्रॉफिट होगा, भाई 31 मार्च को जब अकाउंट क्लोज करोगे प्रॉफिट लॉस कुछ तो होगा, तो उसमें उसको हिस्सा दिया जाता है एडवांस में, ठीक है। और अगर एडवांस में हिस्सा दिया जा रहा है तो वो जो प्रॉफिट में हिस्सा हम लोग दे रहे हैं या जो लॉस में हम लोग हिस्सा दे रहे हैं वो श्योर तो होता नहीं, वो सस्पेंसिबल होता है। तो ये मानकर आप चलिए कि इसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से होती है, पहली बात तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा कि 31 जुलाई को बंदा मरता है। 31 जुलाई का मतलब हुआ इन बिटवीन द ईयर मरा, इन दोनों जो डेट मैंने यहाँ पे लिखी है इनके बीच में मरा। अगर इनके बीच में मरा तो इसको प्रॉफिट और लॉस देना पड़ेगा। कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस? जो आने वाला होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि पाउंड शेयर ऑफ लॉस, लॉस की एंट्री हमको बतानी है, मतलब आपको लॉस होने वाला है। आपको पता है कि भाई आप प्रीडिफाइंड है, मतलब आप श्योर है कि आपको लॉस होने वाला है, तो लॉस में उसको हिस्सा देना है। तो जब हम प्रॉफिट देते हैं ना, जब हम प्रॉफिट देते हैं तो हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो बंदा मर रहा है, टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर हम लॉस दे रहे होते हैं तो अपोजिट एंट्री रहती है डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी मरने वाले का कैपिटल अकाउंट डेबिट जाता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्रेडिट जाता है, ठीक है। यहां पर पवन मर रहा है और पवन मर भी कब रहा है? 31 जुलाई को, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की बात तो हो रही है इसका मतलब। और यहाँ लॉस की बात हो रही है, तो लॉस का मतलब हुआ उस पवन से रिकवरी होगी, रिकवरी का मतलब हुआ पवन क्रेडिट जाएगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्रेडिट जाएगा। तो यहाँ पर जो ए वाला ऑप्शन है ना बच्चे, तो A1 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो A1 ऑप्शन आपसे कह रहा है ना कि पवन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आप करेंगे, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चे, ठीक है बात। तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन।
अगेन वैसे क्वेश्चन देखें आप लोग, कहता है कि राज, मनोज एंड वासु आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। मनोज डाइड ऑन 30 जून 2021। लॉस फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 30 जून 2021 वाज एस्टिमेटेड ₹45,000. Raj and Vasu decided to share future profit in the ratio 3:2 with effect from 1st जुलाई 2021। ठीक है बात। अच्छा, फिर कहता है कि द एंट्री टू रिकॉर्ड मनोज शेयर ऑफ लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ इज क्या? ऑप्शन ए है मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट टू वासूस कैपिटल अकाउंट। बी ऑप्शन है राज कैपिटल अकाउंट टू वासूस कैपिटल अकाउंट। सी ऑप्शन है वासूस कैपिटल अकाउंट टू राजेश कैपिटल अकाउंट। डी ऑप्शन है राज कैपिटल अकाउंट टू मनोज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अल्टीमेटली पहले तो मतलब समझते हैं कहानी में है क्या। देखो, राज, मनोज और वासु 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 3:1 है, और जो मनोज है वो मर रहा है कब? 30 जून 2021 को। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भैया इन बिटवीन द ईयर अगर किसी की डेथ हो जाए या इन बिटवीन द ईयर कोई बंदा रिटायरमेंट ले ले, तो भाई हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की बात करते हैं। मतलब उस बंदे को उस प्रॉफिट में हिस्सा देना होता है जो अभी तक आया नहीं है, या उस बंदे को उस लॉस में हिस्सा देना होता है जो कि आई नहीं है, श्योर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, कहानी में क्या लिखा है कि 1 अप्रैल से लेकर, है ना, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून यानी जब वो मर रहा है वहां तक की लॉस को एस्टिमेट किया गया, दैट इज 45,000। यानी लॉस एस्टिमेट हुई, प्रॉफिट एस्टिमेट नहीं हुआ, इस बंदे को लॉस मिलने वाली है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम ये नीचे वाली बात भूल जाएं, अगर नया रेशियो को यहाँ गिवन है, अगर हम इसको भूल जाएं तो क्या था, 45,000 का लॉस हुआ पड़ा है। तो बंदा मर रहा है मनोज, तो मनोज का 45,000 में, है ना, मनोज का 45,000 में हिस्सा कितना होगा? 2/6 का हिस्सा होगा। ठीक है, 3 2 5 और 1 6 होगा ना 2/6 का। भाई आपने लॉस एस्टिमेट करी, और लॉस एस्टिमेट करने के बाद आपको समझ में आया कि भैया 45,000 की लॉस हुई पड़ी है। ठीक है, 45,000 की आपको लॉस हुई पड़ी है, उस 45,000 में मरने वाले का जो शेयर होगा मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप अगर करोगे तो 7,500 आएगा कट करके, तो अल्टीमेटली आएगा ये 15,000 रुपए। माने इस बंदे के खाते में 15,000 रुपए जाने वाले हैं एज अ लॉस। समझ आई बात? अब अल्टीमेट जो 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 फॉर्मूला होता है ना लॉस और प्रॉफिट निकालने का, वो ये होता है ना, कि प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर लिखो या लॉस फॉर द प्रीवियस ईयर लिखो, इनटू करो टाइम बाई 12 और इनटू करो मरने वाले का शेयर। अब यहाँ पर आपको आधी बात तो निकाल के दी है, मतलब टाइम वाइम तो सब निकाल के दिया है। यहाँ तक का जो मामला है ना 1 अप्रैल से लेकर 30 जून का आपको निकाल के दिया है। तो अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगा ना कि टाइम अपॉन 12 क्यों नहीं लगाया है यहाँ पे, तो नहीं लगाएंगे बच्चे को, क्योंकि करके दिया हुआ है हम लोग को, हमें खाली शेयर की बात करनी है। तो 45,000 इंटू 2/6 तो 15,000 रुपए इसका शेयर आता है। अब लॉस है, ये लॉस है, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बंदे ने लॉस कमाया तो मतलब इससे रिकवरी करी जाएगी, तो इस बंदे का नाम डेबिट जाएगा। कौन है ये? मनोजस कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस करेंगे। ठीक है, ये हमारी एंट्री होती। लेकिन यहाँ ट्विस्ट क्या हुआ, यहाँ पर हमको बच्चे नया शेयर दे दिया। ठीक है, तो जब नया शेयर दे दिया जाता है, इसका यह मतलब होता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपना, ठीक है, शेयर चेंज कर रहे हैं, पीएसआर चेंज हो रहा है। तो जब पीएसआर चेंज होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से एंट्री नहीं होती। ठीक है, बल्कि एंट्री होती है गेन इनटू सैक्रिफाइस में। जो गेन करता है उसको डेबिट करते हैं, और जो सैक्रिफाइस करता है उसको क्रेडिट करते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट। लेकिन यहाँ तो लॉस हुआ पड़ा है, और लॉस वाले केस में क्या होता है, जो सैक्रिफाइस करता है उसको डेबिट करते हैं, जो गेन करता है उनको क्रेडिट करते हैं। आई बात समझ में? तो हमको यहाँ गेनिंग रेशियो चाहिए, तो हमको यहाँ बच्चे क्या चाहिए? गेनिंग रेशियो चाहिए होंगे। तो गेनिंग रेशियो की अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड। तो कौन कौन है? एक तो राज बचा हुआ है ना, तो राज की बात करें तो राज का जो नया शेयर है वो 3/5 है बच्चे। और बात करें हम वासु की, तो वासु का जो शेयर है दैट इज 2/5। क्लियर? ओल्ड क्या है इनका? राज का है 3/6 और वासु का है 1/6। करें सॉल्व, 6 और 5 का एलसीएम बच्चे 30 आता है, दैट इज 30। ठीक है, तो 5 6 जार 30, तो 3 6 जार 18। ठीक है, और 6 5 जार 3 5 जार 15, ये आपका 3/30। ठीक, यहाँ भी अगेन आपका एलसीएम 30 आएगा 5 और 6 का, तो 6 5 जार 30, 2 5 जार 10। ठीक है, और 6 5 जार 30, तो 1 5 जार 5, तो ये अल्टीमेट आया 5/30। तो जो गेन किया इन लोगों ने वो किया 3:5 में। इन लोगों ने गेन किया 3:5 में। तो क्या होगा इस 15,000 में? ठीक है, इंटू 3/8 का शेयर, ठीक है, होगा आपका किसका? राज का। ठीक है, और वासु का होगा 15,000 में 5/8 का।
क्लियर है बच्चे कहानी? थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई ना, 5 6 3 तो 2 6 12 होता है बच्चे, यहाँ पर 12 आएगा, तो ये आ गया 7। ठीक है, तो 3:7 आ रहा है बच्चे, कन्फ्यूज मत होइएगा, है ना। तो ये 7 आ रहा है आपका, तो यहाँ पर होगा ये नीचे 8 नहीं आने वाला। 3/7 का मतलब हुआ 3/10 इसका हो गया और 7/10 इसका हो गया। सही है बात? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी, तो देखें आप कहानी में क्या है, ये कटा और ये कटा, तो 15×3 = 45, 4,500 और 10,500, ये है कहानी बच्चे। तो 4,500 10,500, और यहाँ केस कौन सा है? लॉस वाला। लॉस वाले में जो लोग गेन करते हैं, है ना, जो लोग गेन करते हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं, और जो सेक्रीफाइस करता है उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ एंट्री जाएगी, जो मरने वाला बंदा है मनोज, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएगा 15,000 से, ये दोनों क्रेडिट जाएंगे 4,500 और 10,500 रुपए से। तो ये ऑप्शन जहां पर है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखें आप, तो जो फर्स्ट ऑप्शन देखें, मनोज का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है 15,000 से, और राज का क्रेडिट किया है 4,500 से, और वाशु का क्रेडिट किया है 10,500 रुपए से। ठीक है बात, ये है बच्चे कहानी पूरी पूरी। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, कहता है कि लीसा, मोनिका एंड निशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। फिर लिखता है कि देयर बैलेंस कैपिटल अकाउंट स्टूड एज ₹50,000, 50,000 and 25,000 respectively. Monica died and balance in the reserve on the date was ₹15,000. If the goodwill of the firm was ₹30,000 and profit on revaluation is ₹7,050, what amount will be transferred to Monica's executor account? देखिए क्वेश्चन, लिसा, मोनिका और निशा 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 2:1 है। इनकी कैपिटल का बैलेंस अगर देखें तो वो है 50,000 रुपये लिसा, 50,000 रुपये मोनिका और 25,000 रुपये निशा। मर कौन रहा है? मोनिका। मोनिका की डेथ हो रही है। ठीक है, तो अब जो मोनिका है ना, उसका पैसा किसको मिलेगा? उसके उत्तराधिकारी को, जिसको हम उसका एग्जीक्यूटर कहते हैं। ठीक है, वही आप क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। अब इस मोनिका की डेथ के टाइम पे हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है 15,000 रुपए, गुडविल है 30,000 रुपए फर्म की, और रिवोल्यूशन से प्रॉफिट हुआ पड़ा है 7,050 रुपए का। तो अल्टीमेटली हमको ये बताना है कि जो मोनिका है उसके एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट फाइनली हम लोग पे करने वाले हैं। देखें तो भाई, उस बंदे को 50,000 रुपए तो हम पे करेंगे उसकी कैपिटल का बैलेंस, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस तो पे करना पड़ेगा ना बच्चे। ठीक है, अच्छा, रिजर्व है 15,000 रुपए, तो 15,000 का जो रिजर्व है ना, जो रिजर्व जितने भी रिजर्व्स हैं उनका ट्रीटमेंट ये है कि ये अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट दिए जाते हैं जब भी आपका पीएसआर चेंज होता है। ठीक है, और पीएसआर कब चेंज होता है? डेथ के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे, या फिर चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर के टाइम पे तो चेंज होता है ना। तो 15,000 में इसको मिलेगा बच्चे 2/5, ओल्ड शेयर में बढ़ते हैं ये, 2 है इसका शेयर, और तीनों को जोड़कर आपका 5 आ रहा, तो 5 3 जार 15, तो 3 2 जार 6, तो 6,000 रुपए इसको मिलेंगे रिजर्व के। आ रही है बात समझ में? अच्छा, गुडविल है कंपनी की 30,000 रुपए, ठीक हो गया, तो 30,000 में भी इसको शेयर मिलेगा। गुडविल का ट्रीटमेंट ये है, जो बंदा सेक्रीफाइस करता है उसको गुडविल मिलती है। तो भाई अगर मोनिका की डेथ होगी तो ये सेक्रीफाइस तो करेगी, तो 2/5 का सेक्रीफाइस का, तो 5 6 जार 30, तो 6 दूनी 12, तो 12,000 मिले गुडविल के इसको। आ गई बात समझ में? और रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन भी ट्रांसफर होती है अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो। तो ये भी आपका 7,050 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 होगा। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली बच्चे आपका आएगा। ठीक है, कैलकुलेट एक बार करके देख लीजिएगा। ये आ रहा बच्चे 2820। ठीक है, ये आ रहा आपका 2820। देखिए आप कितना हो रहा है, 20 8 6 2 8 10 कैरी 1 5 1 6 7, तो 70,820 ये पेमेंट हो रही है बच्चे इसको फाइनल। ठीक है, 70,820 की इसको पेमेंट होगी बच्चे फाइनली। ठीक है, तो आप देखें बी वाला ऑप्शन है आपका 70,820 वाला, यानी 70,820 की पेमेंट इसको फाइनली होगी बच्चे। तो बात करें हम 14th वाले क्वेश्चन की, तो 14th वाला क्वेश्चन कहता है कि अरुण, तरुण एंड दीपक आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio 2:1. Deepak died on 31st December 2021. His capital was ₹4 lakh on 31st March 2021. Interest on capital is payable to the partners at the rate of 5% per annum. What amount is to be due to the deceased partner as interest on capital? आई बात समझ में? देखो में क्या है बच्चे, दीपक एक बंदा है जिसकी कैपिटल 4 लाख रुपए है। ठीक है, और उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है उसको 5%, तो लिखेंगे 5/100, लिखेंगे 5/100। अच्छा, ठीक हो गया, 5/100 लिख दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते वक्त या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते वक्त, कमीशन देते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वो कितने महीने जिंदा रहा।
अप्रैल से अपना सेशन चालू हुआ होगा, 31 दिसंबर को बंदा मरता है, मतलब 9 महीने जिंदा रहा, तो यहाँ 9/12 भी आएगा ना, यानी टाइम का गेम भी है बच्चे, टाइम बाई 12 भी आएगा। आई बात समझ में? सॉल्व करें, 9 and 3 4 are 12, ठीक है। 4 से 4 ही कैंसिल हुआ 1 टाइम, ठीक है। और अब हम करें तो 1 2 3 4, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, 3 0 यहाँ बचे, मतलब ये बचा आपका 1000 रुपए, ठीक है। और 5 3 15, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आएगा 15,000 रुपए। तो इस बंदे को अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है बच्चे 15,000 रुपए, ठीक है। तो ऑप्शन देखें, 15,000 वाला ऑप्शन सही होगा बच्चे, ये वाला ऑप्शन 15,000 वाला ऑप्शन है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बात करें आखिरी क्वेश्चन की आज के, ठीक है, 15 क्वेश्चन तैयार किए हुए थे, तो 15 क्वेश्चन की हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट पेबल टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज पार्टनर, यानी मरने वाले का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका जो उत्तराधिकारी होता है, उसको जब हम पैसा देते हैं ना, मरने वाले का, जो बंदा मरता है उसके कैपिटल का बैलेंस, उसके जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं ना उसके उत्तराधिकारी को, तो क्वेश्चन यहाँ हमसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी बात है जो उसके अमाउंट से या उसको मिलने वाले पैसे से हम डिडक्ट नहीं करते। पहली बात, दिस इज पार्टनर शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो भाई इसको तो हम डिडक्ट करेंगे ना, अगर लॉस होगा तो लॉस को तो हम घटाएंगे ना। अच्छा, फिर ड्राइंग मेड टू डिसीज पार्टनर टिल द डेट ऑफ डेथ, तो जो बंदा मर रहा है अगर उसने ड्राइंग करी तो वो अमाउंट भी घटाएंगे। और डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, अगर लॉस होगी एक्यूमुलेट वाली जो बांटी नहीं गई होगी अमंग द पार्टनर्स, उसको भी हम लोग घटाएंगे। डी वाला ऑप्शन है कि डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, तो प्रॉफिट को तो बच्चे ऐड करते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा अमाउंट हम डिडक्ट नहीं करते, तो बाकी सारी बातें तो ठीक है, प्रॉफिट को हम डिडक्ट नहीं करते, प्रॉफिट को तो बल्कि हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही है। 15th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियोस लेंदी रहती है एमसीक्यूज में, है ना, तो वो तो रहेंगे बच्चे, क्योंकि अगर मैं यहाँ अगर ब्रेक करता तो 7 क्वेश्चन एक में, 7 क्वेश्चन एक में, तो वो कोई तुक नहीं था उस बात का, इसलिए मैंने 15 क्वेश्चन एक साथ करवा दिए। होप सो आपको समझ आए हो, कनेक्ट आप लोग कर पाए हो, और आपको ये काफी हेल्प करेंगे, इतना तो श्योर है बच्चे, ठीक है। चलिए आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, इसी पैटर्न के क्वेश्चन आप तैयार करिएगा, कुछ अपने हैंड पे देखिएगा, चीजें लिखिएगा, जो छोटी छोटी बातें हैं कहीं ना कहीं हम किसी न किसी क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे होंगे, उसको आप लिखिएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।